देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न निम्न में से कौन कौन सा अंग मानव कोशिकाओं में एस्ट्रॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सीधे तौर पर शामिल होता है? किसके बारे में बात की जा रही है? मानव के अंग अंग मानव कोशिकाओं में, ठीक है, अंग मानव कोशिकाओं में एस्ट्रॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सीधे तौर पर कौन शामिल होता है? देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम और एक ये स्मूथ होता है। ये क्या होते हैं आपके? अब एक समस्या हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो रुकिए एक मिनट, इसको हटाना भी पड़ेगा। ठीक। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव कोशिकाओं में स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में आ, सीधे तौर पर शामिल है? तो कौन सा शामिल आपका हो जाएगा क्या? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, जब आप प्रोटीन पढ़ते हैं तो प्रोटीन में दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आर आर ई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक होता है एस आर ए, यानी कि स्मूथ रेटिकुलम क्या है, रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्म ये शायद। नहीं, एक मिनट रुकिए जरा सा, कुछ गड़बड़ है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक गुड रेटिकुलम इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग। दूसरा गोल्जी बॉडी आपका है। तीसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये जो है आपका, ये टर्मिनोलॉजी गलत, इसी वजह से थोड़ा सा नहीं बैठ रहा था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? मानव शरीर यानी अंग मानव कोशिकाओं में स्टेरॉयड हार्मोन से संश्लेषित सीधे तौर पर कौन सा शामिल होता है? तो आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक गुड इवनिंग रेटिकुलम हो सर। जाएगा, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अंग में दोहरी झिल्ली होती है? किस अंग में दोहरी झिल्ली होती है जिसमें अपना डीएनए होता है, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से एटीपी संश्लेषण में योगदान देती है? ठीक। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा न्यूक्लियोलस और पांचवा आपका सेंट्रोसोम है, और एक में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा अपना खुद का डीएनए होता है और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से एटीपी, देखिए क्वेश्चन पकड़ने का, अगर पकड़ना चाहे तो यहीं से पकड़ लेंगे। एटीपी का मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे संश्लेषण आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें डबल लेयर आपका क्या होता है, इसकी स्वयं की झिल्ली होती है। और ये इसको क्या क्या बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस। पहला तो ये बोलते, पहला पहला माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, दूसरा पावर हाउस बोलते हैं, तीसरा आपका एटीपी मील बोलते हैं, और चौथा आपका क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या करता है? इन सबका कैटाबॉलिज्म करता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे सटीक रूप से आत्मघाती आत्मघाती कहा जाता है? तो आत्मघाती कहने पर ही पता चल गया होगा कि लाइसोसोम आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा फंसाने के लिए क्या बोला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सामग्री होती है, जो ऑटोफेगी और इंट्रासेल्युलर पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक, SOCIDAL, सोसाइटल बैग बोलते हैं। या फिर हम इससे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव, DISTIV डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, ये PAG, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से शामिल, एक बार कंफर्म करें, आवाज तो जा रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक। अब देखिए क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका के पावर हाउस को और किस किस नाम से जानते हैं? मुल्क बताइए, अभी बताया था मैं। मुल्क बताएं, कोशिका का पावर हाउस को और किस किस नाम से जानते हैं? सर अभी थोड़ा खा रहे थे, नहीं दूर में एटीपी फोन तो था। खा तो रहे थे, लेकिन सुनिए ना, कान से सुनना तो कान से होता है। एटीपी हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है?
इसको हम पावर हाउस बोलते हैं, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, एक नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ध्यान से देखिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस क्या आता है, तकनीकी रूप से शामिल है, तो क्या शामिल है, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्या ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ये क्या करता है, एटीपी बनाने की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन। अब ये जब बन जाता है तो इसको एटीपी एनर्जी करंसी देती है। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना प्रोटीन की पैकेजिंग और संशोधन के लिए जिम्मेदार है और इसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, मतलब मिला जुला के क्या है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गॉल्जी ऑपरेटस, यानी कि उपकरण को बोलते हैं हम क्या, ट्रैफिक पुलिस। राइबोसोम किसको होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करती, प्रोटीन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, राइबोसोम करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम बायोजेनेसिस, जहाँ पे जेनेसिस वर्ड लग जाता है वहां का मतलब कि कुछ चीज फॉर्मुलेट हो रहा है, यानी बन रहा है। इस संदर्भ में कौन सी सेल्यूलर संरचना राइबोसोमल सब क्या है, सब यूनिट्स को इकट्ठा करने के लिए सीधे जिम्मेदार होती है, तो क्या क्या होती है, आपका हो जाएगा न्यूक्लियोलस, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही होती है जो क्या करती है कि संरचना और राइबोसोमल सब यूनिट्स को इकट्ठा करने में जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना क्यों कहा जाता है, तो ये बताइए कि प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, जरा बताएं आप सभी लोग, अभी ऊपर में डिस्कस किया था। प्रोटीन का कारखाना किसे बोलते हैं, प्रोटीन के कारखाना देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम जो होता है ये संश्लेषण करता है, तो राइबोसोम एक तरीके से बोल सकते हैं। देखिए अब ये जो प्रोटीन कारखाना है ये क्या करता है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे मैसेंजर आरएनए और को डिकोड करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए तीन प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है आर आर एन ए, दूसरा होता है mRNA, तीसरा होता है tRNA। ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा, जब आरएनए की बात आती है तो तीन प्रकार के आपके होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आरएनए में क्या होता है कि राइबोसोम को इसको मतलब सही ढंग से देखा जाता है। एम मतलब क्या होता है कि मैसेंजर का काम करता है, टी मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर का काम करता है, तो ट्रांसफर और आपका मैसेंजर, और आर मतलब क्या, राइबोसोम को फायदे में रखता है। तो ये तीन प्रकार के आपके होते हैं, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, वे मैसेंजर आरएनए को डिकोड करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उसे हम प्रोटीन कारखाना इसलिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राइबोसोम मुख्य रूप से किन दो जैव अणुओं से बने होते हैं, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन की बात कही जा रही है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम ये कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या करता है, आपका हो जाएगा आरएनए का और प्रोटीन का होता है ये, आरएनए और प्रोटीन यानी कि आर आर एन ए और प्लस प्रोटीन आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट, आरएनए प्लस आपका प्रोटीन हो जाएगा। ये क्या करता है, दो जैविक अणुओं से मिलके बना होता है, कौन सा चीज, आपका राइबोसोम, राइबोसोम दो जैविक अणुओं से मिलके बना होता है। वो दो प्रकार के जैविक कौन से हैं, एक आरएनए है और एक का प्रोटीन है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपका ये आ गया, आर आ गया, ऐसे आ गया, तो छोटा वाला लेके मारेंगे आरएनए, ठीक है। अगला के लेकिन इतना नहीं पूछता है, सीधे सीधे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संश्लेषित प्रोटीन को संशोधित करने के लिए कौन सा सबसे सीधे झिल्लीबद्ध राइबोसोम के साथ संपर्क करता है, मतलब किसको अंदर आना है किसको रोकना है, ये क्या करता है, राइबोसोम का काम करता है, राइबोसोम इसका प्रोटीन का संश्लेषण क्या क्या करना है ये पर करता है इस पे। अब क्या संश्लेषित मतलब क्या होता है, संश्लेषित जहाँ पे वर्ड मिले वहां पे वो लिखा होता है, मतलब बनना, प्रोटीन का बनना जो है संसाधित करने के लिए कौन सा सीधे झिल्लीबद्ध राइबोसोम के साथ संपर्क होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि रफ
रेटिकुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऐसे हो गया है, RE, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेट करने पर वर्ड इधर उधर हो गए तो थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है। तो आपका हो जाएगा डी करेक्ट होगा। अब ये जो रफ और स्मूथ होते हैं, ये क्या होते हैं? राइबोसोम के दो होते हैं। जो प्रोटीन आप खाते हैं तो प्रोटीन किस पे? स्मूथ पे। स्मूथ पे आपका प्रोटीन कलेक्ट नहीं होता है, लेकिन रफ पे होता है। सपोज दैट दो प्रकार के फर्श हैं, एक टाइल्स हैं और एक आपका नॉर्मल प्लास्टर किया हुआ है। तो पानी गिराएंगे तो सबसे जल्दी किस पे फैलेगा? तो सबसे जल्दी पहले टाइल्स पे फैलेगा और रुकेगा नहीं उस पे। और जो प्लास्टर करे किया हुआ फर्श आएगा उस पे जो है रुका रहेगा पानी। तो जो प्रोटीन रुकता है तो उस पे रफ पे रुकता है, क्योंकि उसमें दानेदार होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाभिक को, गलत हो गया है क्या? नाभिक को किसे दिया जाता है? नाभिक को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऐसे पढ़ेंगे, नाभिक को खोजने का श्रेय किसे दिया गया और किस वर्ष दिया गया? जो नाभिक नाभिक होती है, मतलब हर सेल में एक नाभिक होती है, तो उसको खोजने का वर्ष और श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन 1831 आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको श्रेय दिया जाता है नाभिक की खोज के लिए, और किस सन में? तो 1831 में। अगला पॉइंट देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो रिचर्ड अर्टमैन 1890 में इन्होंने माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ATP मिल बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? और पावर हाउस बोलते हैं। तो आपका आएगा रिचर्ड मैन 1890 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी अपरेटस की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर तो दे दिया कि जो गॉल्जी अपरेटस की खोज किसने किया था? कैमिलियो गॉल्जी। लेकिन कब किया था? तो 1848 में आपका ये किए थे। नहीं, 1849 इसमें नहीं होगा, 1898 में आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज किसने और किस वर्ष में की थी? राइबोसोम मतलब क्या होता है? प्रोटीन की, जब जहाँ पे राइबोसोम दिखे मतलब वहां पे प्रोटीन की बात कही जा रही है। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था, जॉर्ज पैलाडे, और 1955 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, अगला देखिए पॉइंट, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसे सिस्टमेटिक वे में, मतलब है ना, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन टिश्यू इन द मॉडर्न हिस्टोलॉजी सेंस, इसको किसने व्यवस्थित किया? तो क्या हो जाएगा? जेबियर बिचेट 1801 में इन्होंने किया था, जेबियर बिचेट ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या इसकी खोज किया था? न्यूक्लियस की खोज किया था। अगला पॉइंट देखिए, रुडोल्फ बिरचो, ऊपर देखिए एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, रुडोल्फ बिरचो, इन्हीं की बात कही जा रही है, जो 1855 में इनकी एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, जिसने ऊतक अध्ययन को प्रभावित किया। तो कब किया? 1855 आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं, 1855 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके किस वैज्ञानिक ने काम ने ऊतकों की धमनी, मतलब ये धमनी और नसों के बीच केशिका कनेक्शन की पहली बार देखने में मदद की थी? तो क्या हो जाएगा? मालपिग्गी, ऑप्शन डी, मास्लो मालपिग्गी ने, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने माइक्रोस्कोपिक का प्रयोग करके इन्हों जो टिश्यू में धमनी और नस के बीच जो है कोशिका कनेक्शन को पहली बार देखने में मदद की थी। तो मास्लो मालपिग्गी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मैथियास लेडन के साथ मिलकर, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने टिश्यू को समझने के लिए महत्वपूर्ण कोशिका सिद्धांत का सह प्रस्तावक रखा गया? अब ये बताइए, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं? टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। यहीं पे सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर मसल्स के अध्ययन को बोले तो मायोलॉजी बोलते हैं। अगर कैंसर के अध्ययन को बोले तो यहाँ पे कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्रेनियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। क्रेनोलॉजी, औ- क्रेनोलॉजी। और दांत के अध्ययन को, टीथ के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी बोलते हैं। आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और गठिया अगर हो गया है तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? जब गठिया हो जाता है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं?
आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका साइनोवियल द्रव्य सूख जाता है, तो फिर आपस में हड्डियां क्या करती हैं, आपस में लड़ने लगती हैं। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थियोडोर स्वान आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कोशिका स्लाइडेन के साथ मिलकर कोशिका को समझने के लिए इन्होंने सह प्रस्तावक सिद्धांत जारी किया था। तो थियो स्वान आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे पहली बार जीवित मानव कोशिकाओं को किस वर्ष देखा था? किस वर्ष देखा था? तो 1674 में देखा था। इन्होंने जो बैक्टीरिया और परजीवी को जीवाणु है उनको रक्त की सेल की खोज की थी। किसकी की थी? जो बैक्टीरिया है प्लस परजीवी हैं, उनके जो शुक्राणुओं के सेल्स का जो है इन्होंने ब्लड में, रियल ब्लड में क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, खोज। ये कौन थे आपके? एंटोनी वेन और लिवेन हॉक द्वारा किया गया था 1674 में। आपका सेल्स के टिश्यू और सेल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए यहीं पे दिया ऑप्शन। 1674 में लिवेन हॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया और परजीवी सूक्ष्म प्रोटिस्टा शुक्राणु कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं की खोज की, और लिवेन हॉक को सार्वभौमिक रूप से माइक्रोलॉजी के जनक के रूप में स्वीकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंकाली मांसपेशी ऊतक की परिभाषा की क्या विशेषता है? एक तरफ दिया है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, ब्रांचेस फाइबर है, न्यूक्लियर सेल्स है, स्ट्रॉइड है, इंटर डिस्क है, इसका स्लो इम्पल्स कनेक्ट क्या है, कंडक्शन है, और स्पेंडल शेप सेल्स है। तो क्या आपका हो जाएगा? स्ट्रेट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कंकाली मांसपेशी ऊतक की परिभाषा सबसे बढ़िया आपका क्या करता है? स्ट्रेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा मानव ऊतक प्रकार पूरे शरीर में तेजी संचार में सबसे अधिक सीधे तौर पर शामिल होता है? ये तो बता लेंगे, बताइए जरा, प्रयास करिए। पूरे शरीर में तेजी से संचार में सबसे अधिक सीधे तौर पर शामिल है। उपकला ऊतक, संयोजी, कंकाल, चिकना, हृदय मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र, या एंडोलेथियम ऊतक? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? ये तेजी से संचार में सबसे अधिक सीधे तौर पर शामिल, मतलब कुछ भी होता है तो तुरंत आपके क्या सेंट्रल टिश्यू से कनेक्ट हो जाता है। ठीक। एपिथेलियल क्या होता है? जितने भी आपके कुछ भी हैं, जैसे चमड़ी, उसको एपिथेलियल टिश्यू ढकती है। पेट के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं आपके? बोलते कुछ भी होंगे, लेकिन वो एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? ढकती है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? जोड़ती है। स्केलेटल पता है, स्मूथ पता ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक है? कौन सा ऊतक संयोजी ऊतक है जो लचीला समर्थन प्रदान करता है और हड्डी के बीच घर्षण को कम करता है? ठीक। क्या है? ऊतक है संयोजी ऊतक जो लचीला, आपका फ्लेक्सिबिलिटी आपका इसमें मदद करता है, हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है। तो क्या हो जाएगा? एक कार्टिलेज ये कहता है जो लचीला का समर्थन करता है और हड्डियों के बीच घर्षण को कम करता है। अब देखिए एक पॉइंट आता है, हम एल्वेओलर टिश्यू। एल्वेओलर टिश्यू के बारे में कुछ बताइए। हमने बहुत पहले बताया था कई बार क्लास में। एल्वेओलर का यूज क्या होता है? वो कुछ कनेक्ट करने का काम करती है। देखिए, बोन टू बोन क्या होता है? लिगामेंट होता है, बीएलबी। बोन टू मसल्स होता है, बीटीएम। बोन टू मसल्स वो टेंडन होता है। तो ये तो जोड़ते हैं। लेकिन जब आती है बात, आती चमड़ी, चमड़ी प्लस चमड़ी को मसल से जोड़ने का कार्य क्या करती है? एल्वेओलर टिश्यू करती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। बोन तो बोन भी पता ही है, लिगामेंट करता है। बोन टू मसल्स पता है, टेंडन करता है। लेकिन चमड़ी से मसल्स, जो आपका ऊपर का जो स्किन है, ऐसे पकड़ेंगे हाथ में तो इसके नीचे जो चमड़ी है, मसल्स है, तो उसका भी तो कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा ना। तो उसको एल्वेओलर टिश्यू के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। तो करेक्ट रहेगा। मतलब ये मैं समझाया हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे? जैसे कान हो गया, कान ओट हो गया, इसके बाद नाक हो गया, सब क्या कार्टिलेज के ही बने हुए हैं। इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि इनमें से किसे संयोजी ऊतक के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? संयोजी ऊतक। तो सेल चार प्रकार के होते हैं, उसमें जब संयोजी ऊतक की बात होती है तो उसमें आप ब्लड जो होता है ये एक तरीके का संयोजी ऊतक है। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताइए।
कार्डियोलॉजी। ठीक। हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अगर हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना कि किसी और के पास। ब्लड आपके तीन उसमें होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और एक अभी रिसेंटली वो प्लाज्मा बोला, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स उसको बोलते हैं, एक कोई और है। तो आरबीसी, एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, ये क्या करते हैं? आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिन का होता है। ये डब्ल्यूबीसी का आपका ये आई थिंक जो हो जाएगा, हाँ 3 से 4 दिन कहीं कहीं बुक में मिलेगा, या फिर आपका 7 से 10 दिन ये मिलेगा कहीं बुक में, जैसा ऑप्शन वैसा मारेंगे। इसके बाद ये प्लेटलेट्स कवर क्या होता है? ये जैसे कट कट लग जाता है बॉडी में तो तुरंत क्या है, उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ देखेंगे आप, हल्का हल्का वो जमा देता है अपने, यानी कि ब्लड को रोकने का कार्य करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? वो जीवाणु विषाणु को नष्ट करने में मदद करता है। और आरबीसी का निर्माण क्या होता है? जितनी भी चपटी हड्डियां होती हैं उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। और वो अ, और ये क्या करती हैं? विषम परिस्थिति, जैसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ब्लड फॉर्मेशन तुरंत बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। संयोजी ऊतक से संबंधित नहीं। अभी संयोजी ऊतक आपने ब्लड में पढ़ा था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, किससे संबंधित नहीं है? फिर न्यूरेलिया क्या है? वसा, वसा गुड आपका इवनिंग सर। इवनिंग, वसा नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं होगा, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, ये तो नहीं ही होगा। और संयोजी ऊतक ये सब कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन आपका न्यूरोग्लिया जो है, न्यूरोग्लिया क्या है? ये तंत्रिकाओं को सपोर्ट करती है, ये संयोजी ऊतक में नहीं आती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोन, बोन कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है, टेंडन भी कनेक्ट होता है, लिगामेंट भी होता है, ब्लड भी होता है, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू भी कनेक्ट होता है। तो संयोजी में ये सब सारे आ जाएंगे, लेके आपका न्यूरोगिया आपका नहीं आएगा। ये क्या करता है? ये तंत्रिकाओं को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मांसपेशी ऊतक का विशिष्ट घटक नहीं है। अब मांसपेशी में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये तो होते हैं, ये ऊपर ही दिया है, एक्टिन और मायोसिन, ये मसल्स के दो प्रोटीन होते हैं। और सार्कोमियर क्या होती है? ये आपका क्रियात्मक और संरचनात्मक आपका इकाई होती है, जिसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। लेकिन सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स आपका दो तंत्रिकाओं के बीच को जुड़ना, जब दो तंत्रिकाएं जुड़ती हैं तो उसके बीच वाला जहाँ पे जुड़ती है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक। इसके बाद क्या है? मायोफाइबर मसल संबंधित प्रोपोनिन और प्रोपोमायोसिन, ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट। अभी इसी से रिलेटेड शायद आप लोगों से रूबी की, हाँ किसी ने मैसेज किया था कि प्रोपोनिन और मायोट्रोपिन में कौन सा थिक और थिन होता है। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं तो सिनेप्स आपका करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तंत्रिकाओं को जोड़ती, ना कि आपका मसल सूत्रक से है। और बाकी जितने भी टर्मोलॉजी है मसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा उपकला ऊतक का कार्य नहीं है? उपकला ऊतक का वर्ग कौन कौन सा नहीं होता है? सन ये आपका प्रोटेक्शन, ये तो आपका करता है। एब्जॉर्प्शन, ये आपका करता है। लेकिन आपका कंडक्शन इन इम्पल्स, ये इम्पल्स को जनरेट करने का मतलब आवेग का संचालन नहीं करता है उपकला ऊतक। ये आवेग का संचालन आपके इससे न्यूरो मस्कुलर से होता है, मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड से होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ही आपका नहीं है। बाकी सब संरक्षण, अवशोषण करना, निष्पादन करना, स्राव करना, संवेदी ग्रहण, उत्सर्जन करना। ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, संयोजी ऊतक से सीधे संबंधित नहीं है। फाइब्रोब्लास्ट ये संबंधित आपका है। कोलेजन है, ये भी संबंधित है। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? ये बोन में पाया जाता है। ठीक है, बोन में कोलेजन पाया जाता है, कोलेजन नामक का प्रोटीन। इलास्टिन क्या होता है? ये कार्टिलेज होता है। ऑस्टियोसाइट क्या होता है? ये बोन होता है। इसके बाद कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? ये कार्टिलेज होता है। डेंड्राइट्स क्या होता है? ये तंत्रिकाओं से संबंधित है, ना कि संयोजी ऊतक से संबंधित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। और सिंक्रोनेसिस ये क्या होता है? ये आपका स्लाइटली मूवेबल का काम करता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयोजी ऊतक विषम है, मतलब कि संयोजी की अगर बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में तो संयोजी बोलता है लेकिन इंग्लिश में कनेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है? किस मतलब कौन सा है इसमें है? विषम है। तो आपका क्या हो जाएगा? रक्त ही एक है, ये आपका विषम। बाकी एल्योलर, एल्योलर क्या करता है? अभी मैंने बताया था, चमड़ी से आपका हड्डी जोड़ता है, तो उस टर्मोलॉजी को हम एल्योलर बोलते हैं।
उपास्थि, उपास्थि आपका जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है आपका, जैसे हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिन और फाइब्रो कार्टिलेज, ये तीन प्रकार के आपके कार्टिलेज होते हैं। बोन क्या किससे होता है, BLB, बोन टू बोन मसल्स होता है। टेंडन मतलब MTB, यानी बोन टू मसल्स आपका टेंडन जोड़ता है। लिगामेंट तो आपके पैर में ही वो क्या करता है, पकड़े रहता है। ACL और PCL ये क्या करता है, घुटनों में ऐसे आपका अंदर की तरफ पैक करता है। एंटीरियर क्रूसिल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिल लिगामेंट इसका नाम है। तो रक्त यही है जो संयोजी का ऊतक विषम है, बाकी क्या है आपका इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15। कौन सा संयोजी ऊतक प्रकार अवस्कुलर रक्त वाहिकाओं का अभाव है। एवेस्कुलर लैक ब्लड वेसल्स, मतलब उसमें क्या होती है, आपका लैक रहेगा और ब्लड वेसल्स का लैकनेस रहेगा, तो उसमें क्या बोलते हैं, रक्त वाहिकाओं का अभाव रहता है। तो किसमें, हड्डी में आपका ये तो रहता ही रहता, रक्त तो है ही है पूरा। एल्वेओलर भी आपका है, लिगामेंट भी है, घना नियमित संयोजी है, वसा ऊतक, लेकिन आपका उपास्थि कार्टिलेज नहीं है। अब देखिए कान है, कान अगर दबाएंगे या कड़े आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा एक, कहने का सेंस है कि इसमें रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है। जैसे नाक, नाक छिदाते हैं, कान छिदाते हैं तो उसमें ब्लड आता नहीं आता, क्यों, रीजन बस यही है कि उसमें रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है, मतलब रक्त वेस आपके वेसल्स नहीं पाए जाते, इस वजह से ब्लड नहीं आता है कुछ चीजों में। तो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एंडोरेंस के बारे में बात कही जा रही है कि सहनशीलता प्रदर्शन को बढ़ाने में के मामले में कौन सा ऊतक सबसे अलग है, विच और एक मिनट, विच वन इज द ऑड टिश्यू इज द टर्म ऑफ द इनहांसिंग इंडोरेंस परफॉर्मेंस, मतलब ये क्या कह रहा है कि सहनशीलता प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक सबसे अलग है। तो क्या हो जाएगा, एक तो हृदय तो का रोल है, कंकाल का भी, टेंडन का भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल फाइबर ये भी रहेगा, मायोग्लोबिन रहेगा, केसिका रहेगा, लेकिन आपका वसा आपका नहीं रहेगा। वसा क्या करता है, ये मांसपेशी रक्त धमनियों में होता है, तो इस वजह से आपका ये ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा, इससे यही अलग है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उत्तम प्रकार एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद नहीं है। एक एथलेटिक को अगर आपको उत्तम प्रदर्शन बनाना है तो उसके लिए क्या फायदेमंद इसमें से नहीं है। आपका कार्टिलेज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसके बाद मसल्स, फिर वसा, हड्डी, तंत्रिका संयोजन, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं, क्योंकि ये आपके ऊपर लेयर में पाया था तो बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं होता है। कार्टिलेज कैसा है, किस प्रकार का कार्टिलेज, मसल्स टिश्यूज का कैसा है, एडिपोज टिश्यू कैसा, बोन टिश्यू कैसा, नर्वस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे, लेकिन एपिथेलियम आपका अपर होता है, तो इसमें कोई परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता आपको इंडोरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सा ऊतक तेज दौड़ने या भारोत्तोलन जैसे विस्फोटक शक्ति वाले खेलों के लिए सबसे फायदेमंद होता है। तो दो प्रकार के आपके टिश्यू होते हैं, एक फास्ट टिश्यू फाइबर होते हैं, एक रेड होते हैं, मतलब एक वाइट मसल्स होते हैं, वाइट, एक होते हैं रेड मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, जो वाइट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रकार 1 बोलते हैं, टाइप 1, और इसको बोलते हैं टाइप 2 मसल्स फाइबर बोलते हैं। इसी से चेक करके क्या गेम में डाला जाता है, तभी परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तेज दौड़ने और भारोत्तोलन जैसे विस्फोटक वाले सबसे कम फायदेमंद होता है। तो सबसे कम मतलब स्लो ट्विच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट की बात कही गई, फास्ट मतलब आपका 100 मीटर आ गया, 200 मीटर आ गया, 400 मीटर आ गया। इसमें क्या होता है, स्लो स्लो ट्विच किस में आता है, 800 मीटर हो गया, अर्ध मैराथन हो गया, हाफ मैराथन हो गया, 10,000 मीटर हो गया, 5,000 मीटर हो गया, तो इसमें ये तो धीमी संकुचन मांसपेशी यही आपका फायदा नहीं होगा, बाकी सब ये आपका फास्ट ट्विच ये तो होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 भी बोलते हैं। इसके बाद आपका टेंडन, इलास्टिसिटी, कनेक्टिविटी और कार्टिलेज और मोटर न्यूरॉन ये सब सारे फायदेमंद, लेकिन आपका स्लो ट्विच फाइबर आपका नहीं होगा। स्लो ट्विच हमेशा किसमें, रेड मसल्स फाइबर में पाया था, व्हाइट में नहीं। आई थिंक ये गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, है ना। आगे देखे क्वेश्चन नंबर 9, जिमनास्ट या डांसर, कोई जिमनास्ट है या कोई डांसर है में लचीलेपन को बेहतर बनाने में सबसे कम शामिल होने वाले ऊतक की पहचान करना है। लिगामेंट इसमें परफेक्ट होना चाहिए, मतलब लिगामेंट का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मायने है इसमें। साइन ज्वाइंट्स, कैप्सूल, द्रव, ये भी बहुत हद तक आपको ये संयुक्त कैप्सूल आपका मायने रखेगा। फिर श्लेष द्रव,
टेंडन, बैंड, उपास्थि। लेकिन आपका जो अस्थि मज्जा होते हैं, बोन मैरो का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, सब रहता है लेकिन मिनिमम। मतलब आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं साड़ी में कौन सी साड़ी तो सब है, लेकिन अच्छी साड़ी कौन सी है, कौन सा अच्छा मैच खाएगा, तो वो आपका कोई रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे कम शामिल है, तो आपका बोन मैरो सबसे कम शामिल है, बाकी सब कुछ स्ट्रांग होना बेहतर होना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एथलेटिक प्रदर्शन के दौरान थर्मो रेगुलेशन में कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब थर्मो रेगुलेटिंग बोले तो आपका क्या होता है, जब आप एज एज एथलेटिक प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें बॉडी के अंदर क्या चीज हो रही है, पसीना निकलना, रक्त वाहिकाएं, हाइपोथैलेमस, ये सब सारे सारे में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज है। त्वचा, ये तो स्किन तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहीं से आपका क्या होता है, मसल से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसे क्या है, और लगाया बॉडी पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर असंख्य छिद्र, तो जैसे घड़ा है, घड़ा में क्या है, हम दिखता नहीं उसमें छिद्र, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसमें पानी उसमें से नहीं आता, उसी प्रकार त्वचा होता है। पसीने की ग्रंथियां, जाहिर सी बात है, जब आप कोई प्रदर्शन करेंगे तो पसीना निकलेगा, तो वो तो इसकी इस त्वचा के माध्यम से निकलेगा। रक्त वाहिकाएं का प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, दो कंडीशन होते हैं। हाइपोथैलेमस भी आपका क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। बॉडी के अंदर क्या, जितने भी आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो सारे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपके आ, कुछ ना कुछ उच मतलब कि कह सकते हो उसमें गड़बड़ी आएगी, या तो जो नया है तो उसमें एक प्रकार से चिड़चिड़ाहट और ये सब, मतलब मिला जुला के आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पे इफेक्ट डालेगा। वसा ऊतक की बात करते हैं, तो वसा एडिपोज टिश्यू का भी कार्य करेगा, थर्मो रेगुलेटर बनाने में मदद करता है। इसके बाद हड्डी ऊतक, ये हड्डी ऊतक इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है आपका एथलेटिक प्रदर्शन में, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बोन टिश्यू का वर्क क्या होता है, ये ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। और एडि क्या है, एपिडर्मिस आपका क्या होता है, त्वचा। अब एपिडर्मिस है तो यहाँ पे तीन टर्मोलॉजी डाली जाने, पहला क्या होता है आपका, एपिडर्मिस होता है, ये चमड़ी के लेयर होते हैं, डर्मिस, ठीक। ये एपिडर्मिस होता है। दूसरा क्या होता है, डर्मिस होता है, डर्मिस। और तीसरा क्या होता है आपका, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये तीन मतलब चमड़ी के तीन पार्ट होते हैं। ये एपिडर्मिस पहला पार्ट होता है, दूसरा आपका डर्मिस होता है, और तीसरा आपका हाइपोडर्मिस होता है। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको या तो हटा दो मैंने, तो कंफ्यूज ना होगा आप लोग, ठीक। तो क्या होगा, सबसे पहला क्या आता है, एपी। एपी मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये तीन प्रकार के चमड़ी आपके उसमें होते हैं, मसल्स में।